को आमंत्रित करता है। मोदी जी भी चाहते हैं कि उनको कोई आमंत्रित करे, लेकिन वो किसी के प्रश्नों के जवाब नहीं देते। और अमेरिकन विश्वविद्यालयों की एक परिपाटी है कि आप जाएंगे तो सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन मोदी जी के जाने से सिर्फ 10-15 दिन पहले ही राहुल एक स्टैंडर्ड सेट करके आ रहे हैं सर। वहां पर कंपैरिजन होंगे अब सर, अब कंपैरिजन होंगे, अब तुलना होगी कि हाउ राहुल हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ इन यूएसए जस्ट फ्यू वीक्स बैक एंड हाउ मोदी इज कंडक्टिंग। और कैसे एक ईज में आके उन्होंने सैन फ्रांसिस्को हो या स्टैनफोर्ड हो या आने वाले दिनों में मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में भी वो 5,000 लोगों को संबोधित करेंगे। तो जो उनकी ओपननेस है, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, जिस ढंग से वो इमिग्रेशन की लाइन में 2 घंटे खड़े होते हैं, उनकी जो सादगी है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। और उसके मुकाबले अब एक राजा साहब की भी सवारी आ रही है 2 हफ्ते बाद अमेरिका में। तो कंपैरिजन तो होंगे साहब, लोग कंपेयर करेंगे। और मैं समझता हूं कि शायद ये एक सादगी के मुकाबले एक विलासिता का भी कंपैरिजन होगा। आप पूरे परिदृश्य को, राहुल की यात्रा को किस रूप में देखते हैं? आप विस्तार से अपनी बात कहिए सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। राहुल गांधी की यह अमेरिका यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी ने प्रबुद्ध लोगों के बीच में अपनी छाप पहली बार नहीं छोड़ी। पिछली बार जब वो ब्रिटेन गए थे उस समय भी उनको आमंत्रित ही किया गया था दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय में। राहुल गांधी ने भारतीय चेतना, भारतीय राजनीति और भारतीय बौद्धिकता का परिचय दिया हर जगह अपनी बात कहने में। और भारत जिन मूल्यों के लिए, जिन परंपराओं के लिए, जिन मान्यताओं के लिए जाना जाता रहा है, उन मान्यताओं परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व किया है पहले भी। अब इसके तो अब यह उस दौर में भी राहुल गांधी ने अपनी छाप छोड़ी थी जब पूरा का पूरा संघ परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्थागत तरीके से उनको पप्पू साबित करने में लगे हुए थे। एक अभियान चला हुआ था। लेकिन विदेशी जमीन पर राहुल गांधी को कभी भी और गंभीर तरीके से कभी नहीं लिया गया। उन्होंने अपनी बात कही है। और आज जब भारत की आलोचना तमाम मुद्दों पे हो रही है, जब हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे चले जा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में के ह्रास में हम नीचे चलते चले जा रहे हैं, हमारे ऊपर धार्मिक आज़ादी को लेकर के जो यूएससी की रिपोर्ट आती है उसमें हम नीचे चले जा रहे हैं, मानव विकास के जो इंडेक्स हैं उन मानकों पे हम नीचे चले जा रहे हैं, और भारत सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोगों के मानवाधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का किस तरह से हनन कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी के यात्रा और ख़ासतौर से स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय, प्रख्यात विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण एक मुकाम है ये। राहुल गांधी ने अपनी बातें और देश से जुड़ी हुई बातों को बड़े जोरदार तरीके से रखा है। जो असहमति की बात जिस तरीके से वर्तमान हुकूमत में दबाई जा रही है उसका उल्लेख किया। अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसकी उन्होंने चर्चा की, उसको रेखांकित किया। संवैधानिक मूल्यों को उन्होंने रेखांकित किया, लोकतांत्रिक परंपराओं को उन्होंने रेखांकित किया और सभी प्रश्नों का जवाब दिया। बिल्कुल मैं अनिल सिन्हा जी बात कर रहे थे कि जब वो खालिस्तान का नारा लगाने की बात करी, वाकई मैं भी सुना था, मुझे भी नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन जब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब ये नारे लगे हैं, ऐसे में उस व्यक्ति का चुपचाप और धैर्यपूर्वक बातों को सुनना और जवाब देना एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन का परिचय उन्होंने दिया। बहुत ही गंभीर तरीके से उन्होंने अपनी बात कही और सभी प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। तो यह जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने तो उन्होंने चुनौती खड़ी की ही की है। लेकिन एक बात है सुनील जी यहाँ पर कि अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट दर्ज करना लोगों का बुनियादी हक है और वो उनसे छीना नहीं जाता है, भले ही वो कितना गलत हो या एट्रोशियस हो। और वो मोदी जी की सभा में आके भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर वो कहीं जाते हैं तो वहां भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि यहां आए हैं और वहां नहीं आएंगे। जी नहीं, आप संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय के सामने 2 आदमी तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं, 2 लोग गिनती के, और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। कोई उनको मना नहीं करता। सर एक जगह दी गई है, जेनेवा में भी जगह दी गई है उनको, वहां पर जगह प्रोटेस्ट करने की जगह। लंदन में पूरा का पूरा पार्क है जहां पर आप प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता आपसे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और उसकी बातों को सुना जाता है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वहां के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से वहां के पत्रकारों ने किस तरह के सवाल पूछे हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है। और वहां के प्रधानमंत्री अपनी बातों को कहा है,
लोगों ने इस बात की आपत्ति उठाई कि भारतीय प्रधानमंत्री जिसके ऊपर इतने तरह के आरोप लग रहे हैं लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के हनन के, उस प्रधानमंत्री के साथ आपने डायस कैसे शेयर कर लिया। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ये जो यूरोपियन देश हैं, उन यूरोपियन देशों में और यूएस में ये परंपरा है और इसलिए वहाँ के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो मजबूत है। इसलिए वहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्था है। लोग, वहाँ के स्थानीय लोग राजनीतिक दलों के साथ के समर्थक होने के बावजूद भी वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए कभी नहीं प्रयास करते। कोई भी और किसी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की किसी प्रयास के साथ तो खड़े भी नहीं होते। वो अपनी संस्थाओं के साथ खड़े हैं कि नहीं, वो संस्थाएं रहेंगी और उनके साथ वो उन संस्थाओं को मजबूत रहना चाहिए। जिस समय प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में थे, आप याद कीजिए, जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमने बैन लगा रखा हुआ है, वैसी ऑस्ट्रेलियाई संसद के परिसर में उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी उनकी मौजूदगी के दौरान ही। तो एक जो लोग, जो देश हैं और वहां के लोग, जो राजनीतिक दल है उसका समर्थन करते हैं, वहां के राजनीतिक दल भी इस तरह का नहीं है कि जो हमारे लोग, उनकी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करें। हम तो एक ऐसे दौर से इस समय गुजर रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए, दलगत हितों के लिए, छोटे मोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए, दलीय हितों के लिए, आप स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप बड़े कीमत अदा कर रहे हैं। अगर आप अभी राजनीतिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके अगर कोई राजनीतिक उपलब्धि हासिल भी कर लेते हैं तो किसकी कीमत पर देते क्या है आप समाज को? ये तो आप अजीब, इस 75 साल के लोकतंत्र में अजीब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी कम से कम प्रोटेस्ट की, असहमति की बात है। अगर एक राहुल गांधी उसी असहमति की आवाज के पुरोधा हैं और प्रतिनिधि हैं, और राहुल गांधी ने सरकार के तमाम दबावों के बावजूद, तमाम डराने धमकाने की गतिविधियों के बावजूद, तमाम तरह के आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन बातों को हमेशा कहते रहे। और आप ये मानिए कि जब आप जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर अपने आप को जोड़ के रखेंगे तभी आपकी जन स्वीकृति बढ़ेगी। आप जनहित की बात करने का नाटक करके आप जनता के बीच अपनी स्वीकृति नहीं बना सकते। आप उन मुद्दों के साथ आपको जुड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेगा। हम आज सम्मानित प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों गिरती चली जा रही है? अगर इस किसी देश की ओलंपिक मेडल महिला पहलवान धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो और प्रतिष्ठान के लोग, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग उस पर कान देने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने को छोड़ दीजिए, आप उनके पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, तो आप क्या पूरा का पूरा समाज आपको स्वीकार कर लेगा? जो समाज के मुद्दे हैं, अगर समाज में महंगाई है, अगर देश के लोग अर्थव्यवस्था की कमजोरी को झेल रहे हैं, अगर लोगों के सामने रोजगारी का मुद्दा है और आप उससे बात ही नहीं करते, तो कैसे आप लोकप्रियता के शिखर पर बने रह सकते हैं? संभव ही नहीं है ना, क्योंकि लोगों ने आपको इस बात के लिए थोड़े चुना है कि आप अपने आप को देवता बना लीजिए। देवताओं को भी हम देवता क्यों मानते हैं? कि वह कष्ट के दिनों में हमारे लिए लोगों को लगता है कि हमारी मदद कर रहे हैं, एक तरह की हमको शांति मिलती है। जो लोग आस्तिक लोग हैं उनको लगता है कि हमको कोई ना कोई संरक्षण और प्रश्रय मिल रहा है। अगर वो हमको नहीं मिलेगा, अगर वो एहसास उनके खत्म हो जाएंगे तो आस्था खत्म हो जाएगी। सरकार के प्रति लोगों की आस्था इसी बात के लिए होती कि वह जनता के मुद्दों, मकामी हालात जो है उनको, उनके समाधान के लिए खड़ी है, उनको वो इसीलिए बनी हुई है। केवल आप नरेशन बनाने के लिए नहीं है, और नैरेटिव बना करके आप लंबे समय तक संदर्भ में बने नहीं रह सकते। आज स्थिति यही है। अगर देश के में किसान बदहाल है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं दिन पर दिन गिरती चली जा रही हैं, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति खराब होती चली जा रही है, किसानों को बीज और खाद दिन पर दिन उनके महंगे होते चले जा रहे हैं, और आपको उनकी इसी बातों पर ध्यान नहीं है। आप केवल क्या, हमने मंदिर बना दिया, हमने कर दिया, हमने वो कर, जिन चीजों का कोई मतलब नहीं, जिन चीजों का आश्वासन देने की बात आप कर रहे थे उन आश्वासन पर आप ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया, उनके साथ भी आप खड़े नहीं है, तो क्यों आपके लोग की प्रतिज्ञा बनी रह सकती है? और जिस तरीके के सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए, जो इस सिलसिला गंभीरता पूर्वक उन्होंने शुरू किया अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको और उन्होंने ताकत दी। आप सोचिए ना, जब राहुल गांधी ब्रिटेन से, लंदन से यात्रा करके लौटे तो इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए
कि आपने राष्ट्र विरोधी बयान दिए और देश के प्रभुता, संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ आपने समझौता किया। क्या किसी ने स्वीकार कर लिया उसको? आज की तारीख कोई इस देश में मानने के लिए तैयार है? और नरेशन चल पाया? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप चिल्लाते रहे, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। और उसी राहुल गांधी को कर्नाटक के चुनाव में कितनी गंभीरता से लिया गया, क्योंकि अगर आप जननेता हैं तो जनता के मुद्दों के साथ आप जुड़े रहेंगे, जनता की आवाज आप बनेंगे, तभी आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, आपकी विश्वसनीयता बनेगी। और अगर इस तरह की आप भले आप उस व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर विश्वास करें, जब स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय के लोग उनको आमंत्रित करते हैं, बात करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो आप इनकार कैसे कर देंगे? एक बड़ा तबका है हमारे देश में भी, एक बड़ा तबका है पढ़े लिखे नौजवानों का जो इन बातों से प्रभावित होता है। उनको भी लगता है कि नहीं, अगर कोई नेता लोगों के सवालों का जवाब दे रहा है, गंभीरता पूर्वक दे रहा है, तथ्यात्मक तरीके से दे रहा है, तो आप खारिज कैसे कर देंगे आप? और लोकतंत्र तो संवाद का ही माध्यम है ना। अगर आप संवाद और विमर्श के तौर तरीकों को छोड़ देंगे तो कौन आपको स्वीकार करेगा? तो एक तरफ राहुल गांधी जो संवाद के लिए बने हुए हैं, संवाद करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता जो संवाद करते ही नहीं है, एक तरफा संवाद करते हैं, जो कह रहे हैं उसको सुनो और कोई आप सवाल मत पैदा करो। एक तरफा संवाद लोकतंत्र में चलता नहीं है, और एक तरफा संवाद किए जाने का प्रयास आपको अविश्वसनीय बनाता है। एक तरफा संवाद करने की कोशिश में आप समाज से खारिज होते चले जाते हैं। क्यों? कि आप अपनी बातों को संशोधित नहीं कर पाते, समय के अनुकूल नहीं कर पाते, और लोगों की मांगों के साथ अपनी बात को आप जोड़ नहीं पाते। ये स्थिति है, इसलिए वो लोकप्रियता गिरावट है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है वो जनमानस की आवाज, जनता के मुद्दों की आवाज बनता चला जा रहा है। और आने जो आपने बात कही कि जो आने वाले जो दिन है, जो आने वाला चुनाव है, उन चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए ना, कितना भगदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है? अगर एक घटना, कैलाश जोशी जैसे नेता का लड़का, पुत्र, अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चला जाए तो ये सामान्य घटना नहीं है। जैसे कर्नाटक में जगदीश शेट्टार जैसा, लक्ष्मण सावदी जैसा नेता पार्टी छोड़ के चला गया, तो ये 2 व्यक्ति नहीं थे, वो एक बड़ी परंपरा थी, और आपके दल विशेष के प्रति यह बढ़ता हुआ विश्वास का एक संकेत था। वो स्थिति यहाँ पे है। जी जी। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी ने जनता के बीच, जनता के मुद्दों के साथ अपने को जोड़ करके एक विश्वसनीयता कायम की है, और ये उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि वो जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता के सरोकारों और समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ के रखने के लिए तैयार है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं यहाँ पर दर्शक मित्रों को ये भी याद दिला दूं कि जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 28 तारीख को दोपहर ही को 12:30 बजे मैंने एक प्रोग्राम किया था अखंड भारत के मैप के ऊपर। वी वर द फर्स्ट चैनल टू डू ए प्रोग्राम, और मैंने बताया था कि भारत ने दूसरे देशों की जो संप्रभुता है, उनका जो सॉवरेनिटी है, उसको भंग किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन एक विस्तारवादी देश है, लेकिन वो अपने आप को विस्तारवादी नहीं कहता है। भारत एक विस्तारवादी देश नहीं है, लेकिन भारत ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट किया है इस चार्ट, इस मैप के द्वारा संसद में लगा के कि अखंड भारत ऐसा होगा। तो भारत ने अपनी विस्तारवादिता का इंटेंट जाहिर किया। उसका पहला बवाल नेपाल की पार्लियामेंट से आता है कल, जहां पर बड़े लेवल पर वहां पर सवाल उठाए गए कि नेपाल के कई हिस्से भारत के मैप में कैसे दिखाए गए हैं, आप कैसे इस मैप को मंजूर कर सकते हैं, कैसे इसे अखंड भारत आप शो कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट दिल्ली आए हैं, उनसे कहा गया था कि आप मोदी से बात कीजिए कि आप हमारी सॉवरेनिटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। और आज यही स्वर बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे बांग्लादेश से निकल के आए हैं। हाउ कम द एंटायर बांग्लादेश हैज बीन शोन एज अ पार्ट ऑफ अखंड भारत, दैट टू इनसाइड द पार्लियामेंट। अखंड भारत के मैप बाहर होते थे, अंदर नहीं होते थे, लेकिन मोदी जी ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई है, मोहर लगाई है, शायद विस्तारवादिता की नीति पर मोहर लगाई है। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, व्हाट आई से। इट्स वेरी वेरी सैड स्टोरी, वेरी वेरी। अगर उस नक्शे पे ये लिखते कि 2000 BC में साउथ एशिया ऐसा था तो मैं मानता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अखंड भारत का नाम लिखा है, साउथ एशिया नहीं लिखा है। दर्शक मित्रों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कुछ हमारे दर्शक जिन्होंने हमारी मदद भी की है। इसमें रविनर्स है, राजीव शर्मा है, मुनाफ शेख है, रविंद्र कुमार है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि हमारी छोटी छोटी आप मदद कीजिए, ताकि हम निडरता, निष्पक्षता के साथ आपके सामने अपने व्यूज को लेकर आते रहें, और आपकी सहायता हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका धन्यवाद। मैं सुनील जी
अनिल जी, बिलाल साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप इस चर्चा में आए, इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। बहुत बहुत आभार आप सबका। शुक्रिया।